मैन इन ब्लैक यानी कि काले कपड़े वाले लोग। आपने इस नाम की मूवीज तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि ये मैन इन ब्लैक सिर्फ फिल्मों की ही कल्पना नहीं है, बल्कि सच में इस दुनिया में मौजूद हैं। बहुत से लोग इन मैन इन ब्लैक से मिलने का, इनको देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस हैं, तो कुछ लोग बताते हैं कि ये इंसान ही हैं जो कि दूसरे ग्रह के लोगों के लिए काम करते हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैन इन ब्लैक और एलियंस की 4 सच्ची और मजेदार कहानियां। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इथोपिया का रहने वाला हूं और मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये मुझे मेरे पापा ने बताई थी। ये साल 1960 की बात है, जब मेरे पापा बस 9 साल के थे। मेरे पापा स्कूल से बस आए ही थे और अपने एक दोस्त गैब्रियल के साथ हमारे घर के पीछे वाले लॉन में खेल रहे थे। पापा बताते हैं कि खेलते खेलते उन्होंने बस 2 सेकंड के लिए ही अपना मुंह फेरा था कि उनका दोस्त गैब्रियल वहां से गायब हो गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उस वक्त हमारी फैमिली इथोपिया देश के टॉप के सबसे पावरफुल 1% लोगों में से थी। मेरे दादाजी उस वक्त इथोपियन गवर्नमेंट के बहुत बड़े मिनिस्टर थे, जबकि उनका दोस्त गैब्रियल इथोपियन मिलिट्री के एक 4 स्टार जनरल का बेटा था। जिस लॉन से खेलते हुए वो गायब हुआ था, वो लॉन चारों तरफ से 4 फीट ऊंची दीवार से कवर्ड था, जिसके बाहर चारों तरफ आर्मी के जवान अपने हथियारों के साथ खड़े थे। 3-4 घंटे बीत गए। दोनों बच्चों के घर वाले, वहां के सारे गार्ड्स हर जगह गैब्रियल को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। पूरे देश में मिलिट्री की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस वाले, आर्मी वाले और भी दूसरी एजेंसीज घर घर जाके बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। न्यूज में भी बस यही बताया जा रहा था। सब लोगों को गैब्रियल के हुलिये के बारे में बताया जा रहा था। उसने उस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनी हुई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। दूर दराज के इलाकों में भी हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही 1 महीना बीत गया, फिर 2 और फिर 4 महीने बीत गए। उसके घर वालों ने तो उसके मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर उसके गायब होने के ठीक 6 महीने बाद एक दिन अचानक वो उसी लॉन में वापस आ गया जहां से वो गायब हुआ था। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो गायब होने वाले दिन उसने पहने थे। ऊपर से ना तो उसके कपड़े गंदे हो रखे थे और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई चेंज आया था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले खोने के वक्त था। वो बिल्कुल हेल्दी था। फिर जब उससे पूछा गया कि वो कहां चला गया था, तो उसने बताया कि जब वो लॉन में खेल रहा था तो कुछ आदमी उसके पास आए थे। वो लोग बहुत ही अच्छे थे और फिर वो उसको अपने साथ एक ट्रिप पे घुमाने के लिए ले गए। उसने बताया कि वो लोग उसको एक बड़े से वाइट रूम में लेकर गए जो चारों तरफ से ग्लो कर रहा था। वहां पर उसके अलावा और बच्चे भी थे, अलग अलग देशों से। उसने बताया कि वो बच्चे और वो आदमी, उन सब का रंग उसके जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सब उसे इथोपियन लैंग्वेज में ही बातें कर रहे थे। वो आदमी जो उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, उनका रंग सफेद था और उस रूम में कोई खिड़कियां भी नहीं थी और उस कमरे के दरवाजे भी दीवारों के अंदर गायब हो जा रहे थे। उस रूम की दीवारों पर कुछ बटन्स थे और अगर कोई बच्चा उन बटन्स को दबाता तो दीवार में से बेड बाहर आ जाते थे।
उसने बताया कि उसने ऐसे ही एक बटन दबा के एक बेड बाहर निकाला और उस पर बैठा, तो बैठते ही वो किसी दूसरी जगह पहुंच गया। उस जगह कार्स आसमान में उड़ रही थी और वहां पे बहुत सारे लोग भी थे जो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे थे। वो आदमी जो उसको लॉन से लेकर गए थे, उनमें से एक आदमी अभी भी उसके साथ था। फिर वो उसको एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग में लेकर गए और बोले कि तुम्हें थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। लेकिन वहां उन्होंने उसको एक रूम दिया, कहा कि इस रूम को तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हो। गैब्रियल ने बताया कि वो रूम ऐसा था कि उसमें लगे बटन्स दबाते ही वो रूम अपने आप ही किसी दूसरी जगह पहुंच जाता, कभी किसी खुले मैदान में तो कभी किसी बीच के पास। वो रूम खुद उड़ता हुआ उन जगहों पर चला जाता था। फिर कुछ घंटों बाद वो अच्छे आदमी उसको वापस इथोपिया में उसके घर छोड़ाए। उसने बताया कि उसको लगा था कि वहां से गए हुए उसको सिर्फ 5-6 घंटे ही हुए होंगे, लेकिन उसे गायब हुए तो असल में 6 महीने हो चुके थे। जाहिर है किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि शायद बच्चा ठीक से बता नहीं पा रहा है। साथ ही बताऊं कि उस वक्त इथोपिया में भूत प्रेत जैसी चीजों को बहुत माना जाता था। सबको लगा कि शायद गैब्रियल को किसी इविल डीमन ने पजेस कर लिया है। चर्च के प्रीस्ट ने ऐसे किसी डीमन को बाहर निकालने के लिए उसका चेकअप किया तो पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर कोई डिमोनिक पोजेशन नहीं थी। मेरे पापा और गैब्रियल आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और पूरी उम्र अच्छे दोस्त रहे हैं। गैब्रियल हमेशा बताते थे कि उनकी बात बिल्कुल सच है। आगे चलकर उन्होंने फिजिक्स में डॉक्टरेट भी हासिल की और आज वो पिछले कई सालों से हॉलैंड में रह रहे हैं। लेकिन आज भी वो वही सब कुछ बताते हैं जो उन्होंने तब बताया था। अपनी बात बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ही साइंटिफिक सोच रखने वाला इंसान हूं। किसी भी बात पर मैं ऐसे ही यकीन नहीं कर लेता हूं। मेरा मानना है कि किसी भी सुपरनैचुरल चीज पर यकीन करने के लिए आपको पहले ठोस सबूत देखने चाहिए। लेकिन खुद मेरे ही साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे आज तक यकीन नहीं होता। मुझे आज तक नहीं पता कि वो कोई सपना था या वो सब सच में मेरे साथ हुआ था। मैं अभी 26 साल का हूं और ये मेरे साथ 16 जून 2007 में हुआ था। मुझे उस दिन का एक एक पल बहुत अच्छे से याद है। उस बात को बीते वैसे तो आज 13 साल हो चुके हैं, लेकिन वो सब कुछ जैसे मेरे दिमाग में प्रिंट हो चुका है। वो शाम का टाइम था। मेरे मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। उस शाम मौसम भी बहुत खराब था। बाहर बहुत तेज आंधी और तूफान चल रहा था। बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी, इतनी ज्यादा कि हमारे घर के बाहर बहुत पानी जमा हो गया था। मैं अपने रूम में बैठा अपने कंप्यूटर पर वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट ऑनलाइन गेम खेल रहा था। ऐसे मौसम में अकेले गेम खेलने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से इंटरनेट कट गया। मेरा गेम बंद हो गया। मैं आधे घंटे तक इंटरनेट ठीक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इंटरनेट नहीं आया। हार के मैं सामने अपने बेड पे जाके लेट गया। मेरा ध्यान सामने टेबल पर रखी अलार्म क्लॉक पर था। घड़ी में शाम के 6:18 का टाइम था कि तभी किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा शायद मम्मी पापा आ गए हैं। मैं जल्दी से उठा और जाके दरवाजा खोला तो देखा कि 3 लंबे लंबे आदमी, जिन्होंने बिल्कुल FBI की तरह ब्लैक सूट्स पहने हुए थे, वो बाहर खड़े थे। उनमें से एक ने तो अपने हाथ में एक फाइल या फोल्डर जैसा कुछ पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे ने अपने हाथ में एक छोटा सा
कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा था, लेकिन उनको देखकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। जब मैंने उनको दरवाजे के छेद में से देखा तो सोचा कि शायद ये लोग चर्च से आए होंगे हमको इनवाइट करने के लिए। मैंने दरवाजा खोल दिया तो उनमें से सबसे आगे वाला आदमी, जिसके हाथ खाली थे, वो अपनी जेब से अपना बैज निकाल के मुझे दिखाते हुए बोला कि हमें आपके घर का पानी चेक करना है। मैंने पूछा क्यों? तो वो बोला कि हम FBI से हैं और किसी ने हमारे एरिया की वाटर सप्लाई में पॉइजन मिला दिया है, इसीलिए वो घर घर जाके सबके घर का पानी चेक कर रहे हैं। मैंने जल्दी से पापा को कॉल करके उनको ये बात बताई तो पापा ने कहा कि उनको पानी चेक करने दो। फिर मैंने उनको अंदर बुला लिया, लेकिन हैरानी की बात थी कि घर का पानी उन्होंने चेक नहीं किया, बल्कि पानी चेक करने के लिए वो कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर आ रखे थे। वो लोग जो कि बिल्कुल नॉर्मल सिविलियंस लग रहे थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि ये सब किसी टेररिस्ट ने किया है क्या, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इसी बीच अचानक हमारे एरिया की लाइट भी चली गई, तो उन सिविलियंस में से एक आदमी जो कि हमारे घर का पानी चेक कर रहा था, उसने अपनी फ्लैशलाइट जलाई तो उसकी रोशनी अचानक उस एक काले कोट वाले आदमी के ऊपर पड़ी और उसके ऊपर रोशनी पड़ते ही वो आदमी ऐसे चमकने लगा जैसे कि लाइट किसी शीशे के ऊपर पड़ रही हो, जैसे कि उसकी स्किन के नीचे किसी रोबोट की बॉडी हो। तो उस आदमी ने जल्दी से अपनी फ्लैशलाइट दूसरी तरफ घुमा दी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वही फ्लैशलाइट वाला आदमी बोला, सर ये शुरू हो गया है। और तभी वो दूसरा आदमी जिसने वो इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उसने वो इंस्ट्रूमेंट ऑन कर दिया। उसके बटन दबाते ही 3 सेकंड भी नहीं हुई होंगी कि मुझे पूरी बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के हर एक हिस्से को खींचा जा रहा है बहुत जोर से। मुझे लगा कि अभी मेरे टुकड़े हो जाएंगे और अगले ही पल चारों तरफ सिर्फ सफेद ही सफेद रंग छा गया। मुझे लगा कि मरने के बाद मैं हेवन में आ गया हूं। और तभी एक आदमी मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। उसने अपना हाथ फैला के मुझे सामने एक कमरे के अंदर आने का इशारा किया। मैंने चलने की कोशिश की, लेकिन मैं खड़ा था और तभी वो सफेद कमरा वहां से गायब हो गया। अब मेरे चारों तरफ मेरी लाइफ की पुरानी यादें घूम रही थी। मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मेरा बचपन, मेरा बड़ा होना, जब मैं डिज्नीलैंड घूमने गया था, जब मैं पहली बार स्कूल गया था, जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ घर में बैठा टीवी पे 9/11 के अटैक को देख रहा था। मुझे सब कुछ सामने दीवार पर नजर आ रहा था। सामने मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही थी, अंतरिक्ष में लटकी धरती भी। मैं धरती को ऊपर से देख रहा था और तभी मैं नीचे गिरने लगा। मैं तेजी से अपने आप को आसमान से नीचे गिरते हुए देख रहा था। मुझे पता था कि अब मैं मरने वाला हूं, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले मुझे अपने दिमाग में उस काले सूट वाले आदमी की आवाज सुनाई दी, उठो। और अगले ही पल मैं पसीने में भीगा हुआ अपने बेड पर लेटा था। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि जल्दी से उठ के बाहर भागा। बाहर घड़ी में 6:22 का टाइम था। मैंने राहत की सांस ली, ये सोच के कि ये सब एक सपना था। मम्मी पापा घर में आ चुके थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कब आए, तो उन्होंने बताया कि हम तो कहीं गए ही नहीं थे। मैंने कहा आप तो कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे ना। वो बोले नहीं तो, वो तो हम पिछले हफ्ते गए थे। क्या? पिछले हफ्ते? मैं जल्दी से भाग के अपने कंप्यूटर के पास पहुंचा तो देखा कि कंप्यूटर में मेरा गेमिंग अकाउंट अभी भी खुला हुआ था। वो 23 तारीख थी, यानी कि उस शाम को बीते 1 हफ्ता हो चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि मुझे तो पिछले 7 दिनों की
एक भी चीज याद नहीं थी। मैंने अपने रूम को चेक किया तो देखा कि मेरी ड्रॉर खुली हुई थी। किसी ने मेरे रूम का सारा सामान चेक किया था, लेकिन क्यों मेरे रूम में ऐसा किया था? मैंने इस घटना के बारे में आज तक कभी किसी को नहीं बताया। इतने सालों से मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे पता चल सके कि उस दिन मेरे साथ वो सब कुछ क्या और क्यों हुआ था। आज मैं बिल्कुल एक आम इंसान की जिंदगी जी रहा हूं, इस उम्मीद में कि वो आदमी फिर से कभी मेरे पास नहीं आएंगे। ये दिसंबर साल 2000 की बात है। मैं कनाडा के वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहा था। मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ये सब शुरू होने से कुछ दिन पहले मैंने अपने एरिया में 2 यूएफओस उड़ते हुए देखे थे। वो यूएफओस मुझे लगातार 2 रातों तक आसमान में बहुत ही नीचे उड़ते दिखाई दिए थे। उनमें से एक यूएफओ तो बहुत ही बड़ा था, जो कि उड़ता हुआ एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था, जबकि दूसरा वाला काफी छोटा था। वो ब्लैक, सिल्वर और ग्रे कलर्स के यूएफओस थे। साथ ही उस बड़े वाले यूएफओ की टेल वी शेप में थी और उसमें कुछ खिड़कियां जैसी भी बनी थी। जाहिर है वो देखने के बाद मैंने सबसे पहले वही किया जो मेरी जगह कोई और भी करता। मैंने जल्दी से अथॉरिटी से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि मैंने आसमान में 2 यूएफओस देखे हैं। और फिर उस दिन मेरे पास एक कॉल आई। सामने वाले आदमी ने बताया कि वो कनाडा आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से बात कर रहा है और उसको 2 दिन पहले मेरे देखे गए उन यूएफओस के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद ही 2 आदमी मेरे घर पर आ गए। उन्होंने मुझे अपने आईडी कार्ड दिखाए, बोले कि हम कैनेडियन एयरफोर्स की तरफ से आए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो खुद ही मेरे घर के अंदर घुस गए। मैंने उनको रोकना भी चाहा। मैंने कहा कि अभी मैं बिजी हूं, अब बाद में आना, लेकिन वो दोनों सीधा मेरे किचन के अंदर घुस गए। किचन में मेरा माइक्रोवेव रखा था, जिसको देखकर वो दोनों एकदम से रुक गए और जल्दी से वहां से पीछे हट गए। मैं उनको लगातार बाहर जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन उनको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर वो सीधा मेरे बेडरूम में जाके बैठ गए। वहां उनमें से एक ने अपनी जेब से किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट निकाला। शायद वो कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस थी, क्योंकि दूसरे आदमी ने उसके अंदर एक सीडी जैसा कुछ डाला था। साथ ही बता दूं कि उन दोनों का रंग बिल्कुल पीले और हरे रंग का मिक्स लग रहा था। उन दोनों ने ग्रे सूट्स और ब्लैक शर्ट्स पहनी हुई थी। ब्लैक शर्ट के ऊपर एक ने तो व्हाइट टाई लगाई हुई थी, जबकि दूसरे ने ऊपर तक शर्ट के बटन बंद किए हुए थे। टाई वाले आदमी ने टाई के ऊपर एक क्लिप भी लगाई हुई थी, जिस पे लाल रंग का पत्थर लगा था, जो कि बहुत ही चमकदार लग रहा था। दूसरे आदमी ने भी अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनी थी, जिस पे वैसा ही पत्थर लगा था। उनमें से एक ने अपने हाथ में एक घड़ी भी पहनी थी, जिसमें कोई भी सुई नहीं थी, बस उसमें छोटे छोटे बटन्स थे जो कि बीच बीच में जल रहे थे। उनकी एक और बात जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगी, वो ये थी कि उनके पैर बहुत ही बड़े थे। मेरा मतलब वो एयरफोर्स के तो थे, लेकिन उनके पैर का साइज नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं था। कम से कम 13-14 साइज के पैर होंगे उनके। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने घर में एक डॉग और कैट भी पाले हुए थे, और जब से वो दोनों आदमी मेरे घर में आए थे, मेरे दोनों कैट और डॉग अजीब ही तरीके से बिहेव कर रहे थे। मेरा डॉग लगातार भौंके जा रहा था। बेड पे बैठे वो दोनों आदमी एक बार भी रिलैक्स नहीं हुए। मेरा मतलब पूरा टाइम वो दोनों अपनी कमर बिल्कुल सीधी करके बैठे हुए थे। फिर वो मुझसे उन यूएफओस के बारे में पूछने लगे कि वो कैसे थे, कितने बजे देखे थे। उनमें से एक आदमी
अपने नोटपैड में मेरी बातें नोट कर रहा था, लेकिन वो किसी अजीब ही लैंग्वेज में वो सब लिख रहा था। शायद कोई शॉर्ट हैंड लैंग्वेज थी। और जब वो मुझसे बातें कर रहे थे तो ठीक मेरी आंखों में देखते हुए कर रहे थे, ऐसे जैसे कि वो मुझे अंदर तक, मेरे दिमाग तक देख पा रहे हों। फिर कुछ मिनटों बाद वो खड़े हुए और बाहर जाने लगे। बाहर जाते हुए वो किचन में रखे माइक्रोवेव से दूर हट के जा रहे थे, लेकिन वो सीधा वहां से चले नहीं गए। मेरे घर से बाहर निकल के वो दोनों आधे घंटे तक अपने किसी अजीब से इंस्ट्रूमेंट से कुछ चेक करते हुए मेरे लॉन में घूम रहे थे। मैं लगातार उनके ऊपर ही नजर रखे हुए था। और फिर जब वो दोनों साइड के पार्किंग एरिया में जाने लगे तो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही वो मेरी नजरों से दूर हुए और फिर वो दोनों मुझे दिखाई नहीं दिए। ना ही वहां से कोई कार जाती दिखाई दी जिसमें वो शायद गए हों। वो दोनों तो जैसे वहां से गायब हो गए थे। यह सब कुछ बहुत ही अजीब था। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों कौन थे और यहां क्या करने आए थे। लेकिन उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही मुझे बहुत तेज सिर दर्द होने लगा। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दर्द बिल्कुल ऐसा था जैसे कि माइग्रेन में होता है। मेरा चेहरा भी लाल सा पड़ गया था और चेहरे पे बहुत जलन हो रही थी। बाद में मैंने नोटिस किया कि जिस जगह वो दोनों सोफे पे बैठे थे उसके ठीक पीछे एक प्लास्टिक की बोतल रखी थी जो कि पिघल गई थी, जैसे कि उसको आग के ऊपर रख दिया हो। लेकिन मैंने उस वक्त उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। मैं बस सीधा बेडरूम में जाके सोने के लिए लेट गया। लेकिन उस रात मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। मैंने देखा जैसे कि मैं एक टेबल पर लेटा हूं, मेरे ऊपर एक लाइट लगी है जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में लगी होती है, और कुछ हाथ मेरी बॉडी को छू रहे हैं। मेरी आंख खुल गई। मेरा सर दर्द तो चला गया था, लेकिन अजीब सा भारीपन लग रहा था। मुझे लगा था कि यह सब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 दिन बाद रात के वक्त मैं अपने घर के पीछे वाले लॉन में टहलने गया तो देखा कि वही दोनों आदमी जो 2 दिन पहले मेरे घर में आए थे, वो एक इंस्ट्रूमेंट हाथ में लिए मेरे पूरे लॉन में कुछ चेक करते हुए घूम रहे थे। उनमें से एक ने अपने हाथ में एक मोबाइल फोन जैसा कुछ पकड़ा हुआ था जिसमें वायर्स लगी थी। वो उस चीज को बार बार ऊपर आसमान की तरफ कर रहा था, जैसे कि कोई सिग्नल कैच करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा करते हुए वो दोनों कोई बात नहीं कर रहे थे। उनको इस तरह अचानक मेरे घर के पास देख मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने उनसे चिल्ला के पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया। वहां सामने कोई कार भी नहीं खड़ी थी। पता नहीं वो दोनों वहां कैसे आए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए, और इस बार भी वो मेरे घर के साइड में गए और अचानक वहां से गायब हो गए। जब तक मैं अपनी खिड़की से जाके उनको देख पाता, वो वहां से निकल चुके थे। ये जो कुछ हो रहा था बहुत ही अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्यों ये सब कर रहे हैं। ना ही मैं इस बारे में किसी से कोई मदद ले सकता था। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई थी कि ये लोग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कि इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। ये अजीब बेशक हैं, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने का इनका कोई इरादा नहीं है। खैर, मुझे लगा था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन फिर अगले ही दिन एक और आदमी फिर से मेरे घर पे आया। उसने अपना नाम स्मिथ बताया। बोला वो मेरी घड़ी को अच्छे से चेक करना चाहता है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे यह समझ आ गया था कि वो लोग खतरनाक नहीं हैं, तो मैंने उसको घर के अंदर बुला लिया। ये वाला आदमी थोड़े छोटे कद का था, 5 फुट के करीब होगा।
और इसने ब्लैक सूट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन इसके पैर भी उन दोनों की तरह बहुत ही बड़े थे। पता नहीं इन सालों के पैरों में ऐसा क्या था जो सबके सब इतने बड़े बड़े पैर लेकर घूम रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था। फिर वो मेरे घर के अंदर आया और मेरी रिस्ट वॉच की कई सारी फोटो खींची। पता नहीं मेरी घड़ी में ऐसा क्या था जो वो उसके एक एक पार्ट को इतने ध्यान से देख रहा था। साथ ही बता दूं कि इस बार भी मेरी कैट और डॉग दोनों उसी तरह बिहेव कर रहे थे जैसे कि उन दो आदमियों को देखकर कर रहे थे। अब मुझे यह बात तो समझ आ गई थी कि ये आदमी जो कुछ भी हैं कम से कम इंसान तो नहीं है। हो सकता है कि ये एलियंस हों या शायद इसी धरती के ही हों, लेकिन इंसान तो पक्का नहीं है। आखिर में घड़ी चेक करने के बाद वो मुझसे बोला कि वो घड़ी उसको लेके जानी होगी। मैंने कहा नहीं, मैं ये घड़ी नहीं दे सकता। तो वो बोला कि वो मुझे इस घड़ी के $500 देगा। उस घड़ी की असल कीमत मुश्किल से $50-60 थी। तो $500 की बात सुन के मैं घड़ी देने को तैयार हो गया। उसने उसी वक्त मेरी टेबल पर $250 रख दिए। बोला बाकी के $250 वो मुझे बाद में देगा। मैंने कहा लेकिन मैं तो इस जगह से दूर जाने वाला हूं। तो उस आदमी ने एक बहुत ही अजीब बात बोली, फिक्र मत करो, हम जब चाहे आपको ढूंढ लेंगे। और इतना कह के उसने घड़ी उठाई और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। उस दिन के बाद से आज तक मेरा उस तरह के लोगों से कोई सामना नहीं हुआ, ना ही वो फिर से मेरे घर में कभी मुझसे मिलने आए। लेकिन एक बात जो मैं पक्के तौर पर आप लोगों को बता सकता हूं वो ये कि ये मैन इन ब्लैक जिनकी कहानियां आप लोग अक्सर सुनते हैं, ये सिर्फ कोई कहानियां नहीं है। इस तरह के लोग असल में इस दुनिया में होते हैं। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये तब की है जब मैं 7 साल का था। ये 1980 के दशक की बात है और आज करीब 30 साल बाद मुझे वो सब बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन उस दिन के बारे में मैं इतना याद करता आया हूं कि मेरी यादें अभी भी धुंधली नहीं हुई हैं। मैं अमेरिका के ईस्ट टेक्सास के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहा करता था। मेरे मम्मी पापा शहर में रहते थे। हमारे यहाँ के घर बहुत दूर दूर थे। तो एक दिन ऐसे ही दोपहर के समय मैं घर में खेल ही रहा था कि तभी किसी ने हमारे दरवाजे पर नॉक किया। नॉक होने की आवाज सबसे पहले मैंने ही सुनी थी, इसलिए आवाज सुनते ही मैंने दादी को आवाज दी कि दरवाजे पर कोई आया है। मैं उस वक्त हॉल में खेल रहा था। दादी ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक आदमी खड़ा था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस आदमी ने बताया कि वो एक डोर टू डोर सेल्समैन है। वो शायद कुछ बेचने के लिए आया था। दादी ने उसको अंदर बुला लिया। वो आदमी अंदर आया तो उसको देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और सिर पर भी एक ब्लैक हैट लगाई हुई थी। लेकिन उसके चेहरे का रंग बिल्कुल पीला था। मेरा मतलब वो गोरा नहीं था, बिल्कुल पीला था। ऊपर से उसका शरीर इतना पतला था जैसे कि उसने ना जाने कितने दिनों से कुछ खाया ना हो। मुझे तो उसको देख के बहुत अजीब लगा, लेकिन शायद मेरी दादी को नहीं लगा था, क्योंकि उसके बाद दादी ने आवाज देके दादाजी को भी वहां बुला लिया। और हां, उसने आंखों पे बड़े से काले सनग्लासेस भी लगाए हुए थे। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि कहीं ये अंधा तो नहीं है। मैं खेलते खेलते उस आदमी की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसने पता नहीं दादी से क्या कहा कि दादी ने मुझसे वहां से भाग जाने को कहा। दादी बोली जाओ दूसरे कमरे में जाके खेलो। मैं दूसरे कमरे में चला तो गया, लेकिन वहां से मैं छुप छुप के उन तीनों को देख रहा था। कुछ देर वो तीनों सोफे पर बैठे बातें करते रहे।
मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि वो जरूर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दादा दादी को बता रहा होगा। लेकिन उसने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अपने साथ नहीं ले रखा था। फिर करीब 5 मिनट बाद वो वहां से जाने के लिए उठने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार मेरे दादा दादी के चेहरे के सामने हाथ फेरा। हाथ फेरते हुए उसने कुछ बोला। उसने क्या बोला मैं सुन तो नहीं सका, लेकिन उसके होठों को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था। उसने कहा था फॉरगेट, यानी कि भूल जाओ। और फिर वो उठ के धीरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद दादा दादी अगले 3-4 मिनटों तक सोफे पे ही बैठे रहे, जैसे कि वो दोनों नशे में हों। मैं जल्दी से उनके पास गया और पूछा कि दादाजी वो आदमी कौन था। मेरी बात सुन के वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। आदमी? कौन आदमी? वो बोले। अरे ये आदमी जो अभी अभी यहां आया था, काले कपड़े पहने। मैंने उनसे कहा। लेकिन मेरे दादा दादी तो जैसे उस आदमी के आने के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके थे। मैं बच्चा था और मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे मेरे दादा दादी उस आदमी को भूल सकते हैं जो अभी 2 मिनट पहले ही यहां से गया है। मैं कई हफ्तों तक उनसे उसी आदमी के बारे में पूछता रहा और हर बार उनका एक ही जवाब होता, कौन सा आदमी? आज भी जब मैं अपने दादा दादी से उस आदमी के बारे में पूछता हूं तो उनका यही जवाब होता है। मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन वो आदमी जाने से पहले उनके ऊपर कुछ ऐसा करके गया था जिससे कि उनको उस आदमी के बारे में कोई याददाश्त ना रहे।